Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 9th स्टार्ट करने वाले हैं आज, और क्लास 9th में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं साइंस का। चैप्टर 9 है ना, चैप्टर 8 हम लोग देखने वाले हैं। क्या चैप्टर 8। तो क्लास 9th में जो साइंस सब्जेक्ट है, उस साइंस सब्जेक्ट में आपको पता होगा कि 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। 3 ब्रांच होता है साइंस में। एक होता है आपका फिजिक्स, और एक होता है केमिस्ट्री, और एक होता है बायो, है ना। मतलब भौतिक विज्ञान होता है उसमें, रसायन विज्ञान होता है, और जीव विज्ञान होता है ना। तो इसमें जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं बताऊंगा आपको फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान। क्या बताऊंगा? भौतिक विज्ञान। तो जो भौतिक विज्ञान का उसमें पोर्शन दिया गया है साइंस वाले में, क्लास 9th के साइंस में जो भौतिक विज्ञान का पोर्शन है उसको हम देखेंगे। और ये है चैप्टर 8। कितना है? चैप्टर 8 पहला भाग है, पहला चैप्टर है, साइंस का पहला चैप्टर है, मतलब भौतिक विज्ञान का ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना। इसके पहले 7 चैप्टर और हैं, वह केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के होंगे, है ना, बायो के होंगे। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्या, मोशन। और ये आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 आपके किताब में मिल जाएगा, एनसीईआरटी वाले बुक में। ये चैप्टर कितना है? ये चैप्टर आपका क्या है? 8 है ना। ये चैप्टर 8 है, और यही आपका जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर है। फिजिक्स का क्या है? ये पहला चैप्टर। साइंस का 8वां चैप्टर है आपकी किताब से, लेकिन फिजिक्स का क्या है? पहला चैप्टर, ठीक है। मतलब चैप्टर 8 हम देखेंगे, और चैप्टर 8 में हम देखेंगे गति। क्या देखेंगे? गति, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या? मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो आपका पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं, जो चैप्टर 8 है आपकी किताब में, वह है कौन सा? मोशन। और मोशन के बारे में आइए हम समझते हैं होता क्या है ना। देखिए, अगर मैं बात करूं मोशन की, तो एक वर्ड आप सुने होंगे, एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं विराम। क्या बोलते हैं? विराम। ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड होता है विराम, और एक वर्ड होता है गति। 2 शब्द होते हैं, एक विराम और एक गति। देखिए, विराम का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु है और वह अपनी जगह पर बना हुआ है, अपनी जगह पे समय के साथ बना हुआ है। मतलब ये मान लीजिए ये स्केच है, और ये स्केच मेरे हाथ में ऐसे है, ऐसे है ये स्केच। और मैंने टाइम देखा, और टाइम मान लीजिए आपका 8 बज रहा है, ठीक है, 8 बज रहे हैं, और मैंने 8 बजे इस पेन को देखा, ऐसे ही मेरे हाथ में है। और फिर मैंने 1 घंटे बाद भी देखा तो यह पेन मेरे हाथ में ही है ना। फिर 1 घंटे बाद देखा, मैंने क्या देखा? यहीं पे है। मतलब समय क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। समय क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। 8 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया, 10 से 11 हो गया, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो ये हमारा जो पेन है, वो पेन एक जगह पे क्या है? बना हुआ है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था, एक होता है विराम अवस्था, और एक होता है गति अवस्था। तो विराम अवस्था का मतलब क्या होता है कि समय के साथ कोई वस्तु अपने जगह पर बनी रहती है, वहीं पे रहती है। समय के साथ कोई वस्तु अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन न करता हो, समय के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन न करता हो, अपने स्थान में परिवर्तन न करता हो, तो इस तरह की जो अवस्था होती है वस्तुओं की, उसको बोलते हैं विराम अवस्था। क्या बोलते हैं? विराम अवस्था। कहते हैं वस्तु क्या है? विराम में है, रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में? गति के बारे में, जो मेरा चैप्टर है ना, जो हम लोग का चैप्टर है, जो हमें पढ़ना है ना, उसके बारे में हम समझेंगे। तो विराम का मतलब समझ में आ गया। विराम क्या होता है? विराम वर्ड कभी सुनेंगे आप तो क्या समझेंगे उसको? विराम का मतलब कोई वस्तु एक जगह पे बनी हुई है, समय बदलता जा रहा है, लेकिन वह बनी हुई है ना, इसका मतलब वो विराम है। अब बात करेंगे हम किसकी? गति की, है ना। अगर मैं गति की यहाँ पे बात करूं, तो गति से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बस यहाँ पे चलने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चलने की बात हो रही है। गति का मतलब किससे है? चलने से। अगर आपको साधारण भाषा में समझना हो तो गति का मतलब किससे? चलने से है ना। चलने से मतलब ये कोई वस्तु चलती जा रही है ना, कोई आदमी चलता जा रहा है, कोई भी चीज चलता जा रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। आप सीधे सीधे भाषा में यही समझते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है? एक उसका डिफिनेशन देना है। क्या देना है? एक डेफिनेशन देना है। तो एक हम
अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वर्डों का यूज करके, शब्दों का यूज करके उसको समझाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए कि यहां पे भी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था कि कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है उसको कैसे कहते हैं कि विराम अवस्था में। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो कैसे कहेंगे, अगर कोई वस्तु है और वह समय के साथ, मान लीजिए ये यहाँ पे पेन है, ये पेन है, ठीक है, और मैंने थोड़ी देर बाद इसको देखा कि धीरे धीरे ये पेन चलता हुआ यहाँ आ गया। पहले पेन इस हाथ में था, अब ये पेन चलता हुआ कहाँ आ गया, इधर आ गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब पहले इसका पोजीशन कहाँ था, यहाँ पे, पहले इसका पोजीशन कहाँ था, यहाँ पे, अब ये पोजीशन इसका कहाँ हो गया, यहाँ पे। कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो इसकी पोजीशंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसकी जो स्थिति है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अभी समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ, जैसे जैसे टाइम में बदलाव हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि जब ये यहाँ पे था तो 8 बज रहा था, और जब मैं देखा ये यहाँ पे आया, इस हाथ में यहाँ तक आया चलते हुए, मान लो किसी तरीके से, है ना, तो हमने देखा 8:10 हो गया, या 5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। मतलब जैसे जैसे इसकी स्थिति में परिवर्तन होगी वैसे वैसे समय भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है ना। मतलब समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब कोई वस्तु अपने स्थान को बदल दे रहा है, पहले वो कहीं और था और बाद में कहीं और चला जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। क्या कर रही है, गति कर रही है, मोशन कर रही है ना। तो बात समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए समझते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने गति के बारे में बताया, विराम के बारे में बताया, है ना। एक होता है विराम अवस्था और एक होता है गति की अवस्था। एक होता है विराम अवस्था, एक होता है गति की अवस्था। विराम की अवस्था मैंने क्या बताया, कोई वस्तु है तो वह समय के साथ क्या होगा, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा, एक जगह पे बना रहेगा। तो हम कहेंगे वो वस्तु की कैसी अवस्था है, विराम की अवस्था है, या वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु अपने स्थान को क्या करता है, चेंज करता है समय के साथ। समय के साथ क्या करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं और टाइम के साथ वो क्या कर रहा हो, कोई वस्तु अपनी जगह को चेंज कर रहा हो, स्थिति को चेंज कर रहा हो, पहले यहां पे था और यहां पे चला है, तो हम क्या कहते हैं, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और एक होता है यहाँ पे गति, जो होते हैं गति 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐसे, एक ये सीधी सड़क है और इस सड़क पर कोई वस्तु चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, कोई वस्तु चलता जा रहा है ना। इस सड़क पे वस्तु चलता जा रहा है, मान लीजिए पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। मतलब लगातार उसको जब भी आप देखें कि वो किस दिशा में जा रहा हो, पूर्व दिशा में जा रहा हो, मतलब ये कई दिशा में चलता जा रहा है ना। तो ऐसी गति को बोलते हैं सरल रेखीय गति। क्या बोलते हैं, सरल रेखीय। समय के साथ चेंजिंग तो हो ही रहा है, पहले यहां पे था और यहां पे आया, तो गति तो हो रहा है, लेकिन कौन सी गति, सरल रेखीय गति। कौन सी गति है ये, सरल रेखीय गति। क्यों सरल रेखीय गति बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा एक सीधी सड़क पे एक ही दिशा में चल रहा है, तो ऐसी गति को बोलते हैं सरल रेखीय गति। एक और भी गति होता है जिसको बोलते हैं वक्रीय गति। क्या बोलते हैं, वक्रीय गति। ऐसे मान लीजिए ऐसे चल रहा है कोई वस्तु, ऐसे भी चल सकता है ना, तो लगातार इसकी जो डायरेक्शन वो चेंज हो रही है। देखिए अभी ऊपर, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी ऊपर, या फिर ऐसे चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ऐसे कोई वस्तु गोल गोल घूम रहा है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल घूमना या फिर ऐसे घूम घूम के चलना, है ना, इस तरह की जो गति है ना, इस तरह की जो गति होती है ये वक्रीय गति होती है, जो हमें पढ़ना नहीं है, बस समझना था यहाँ पे। तो गति कितने टाइप के होते हैं, मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं, एक सरल रेखीय गति और एक क्या होता है आपका, वक्रीय गति, है ना। तो सरल रेखीय मतलब अगर एक सीधी सड़क पर या एक सीधी रेखा पर कोई वस्तु चल रही है, एक सीधी सड़क पर या किसी सीधी रेखा पर एक ही दिशा में कोई वस्तु चल रही है, तो वो गति होता है क्या, सरल रेखीय गति। तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वह स्पेशली क्या पढ़ना है, सरल रेखीय गति ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सरल रेखीय गति ही स्पेशली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। वक्रीय गति हमारे यहाँ पे कोर्स में नहीं है। जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहां पे आपको ये अगला जो है वक्रीय गति के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम गति का डिफिनेशन देते हैं। गति समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी डिफिनेशन देते हैं। अगर आपको देना हो, पेपर में लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। क्या कर रही है, वस्तु गति कर रही है। कहने का मतलब क्या है, देखिए आपके जो किताब में है ना, एनसीईआरटी वाले या किसी बुक में आप देखेंगे तो ये वाला इतना जो हिस्सा है ना, ये जो इतना हिस्सा है,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा नहीं लिखा होगा, सिर्फ यहाँ से लिखा होगा। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। अगर ये वाला हिस्सा न लिखा जाए, ये वाला भाग न लिखा जाए डिफिनेशन में, तो ये डिफिनेशन थोड़ा अधूरा होता है। ये डिफिनेशन क्या होता है? अधूरा होता है, बहुत सही नहीं माना जाता है। ठीक है ना? अगर आप सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप डिफिनेशन यहां से लिखेंगे किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, मतलब किसी बिंदु के सापेक्ष, यहां पे एक बिंदु है मान लो, और इस बिंदु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई वस्तु क्या है, इस बिंदु के सापेक्ष चल रही है, अपनी स्थिति में क्या कर रही है? परिवर्तन कर रही है ना? तो अपनी स्थिति में अगर इस बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु परिवर्तन कर रही है, और वो भी किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ? समय भी बदल रहा है ना, समय के साथ। तो हम इस प्रकार की जो चलने का जो तरीका होगा, इसका जो परिवर्तन होने की जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। तो वस्तु की गति का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? कि कोई स्थिर बिंदु रहेगा और स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु क्या कर रही होगी? अपनी स्थिति को क्या कर रही होगी? चेंज कर रही होगी समय के साथ। तो हम कहेंगे वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे बोलेंगे किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या कर रहा है? गति कर रहा है। चलिए आइए समझते हैं फिगर से जरा इसको। एक फिगर मैंने लिया यहाँ पे, देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं एक यहाँ पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी यहाँ पे, है ना? एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। जिसमें ए वाला जो पॉइंट है वहां पे मैंने एक आदमी को खड़ा करके रखा है। देखिए यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए। और ये आदमी मान लीजिए कहाँ पे? पहले ए पॉइंट जो है वो, इस ए पॉइंट को मैंने घर मान लिया। क्या मान लिया? वो आदमी का घर है। वो आदमी अपने घर पे है और घर से वो कहाँ जा रहा है? स्कूल पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? अपने कॉलेज में पढ़ने, चाहे स्कूल में पढ़ने जा रहा है। तो जब वो स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो कितना समय लगेगा? कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो पहले वो आदमी कहाँ पे था? अपने घर पे था। बाद में कहाँ आया? स्कूल पे आ गया। तो जब अपने घर से वो कहाँ गया? स्कूल पे। तो इसका क्या हो गया? स्थिति चेंज हो गया। क्या हो गया? स्थिति चेंज हो गया। और मान लीजिए कि पहले जब ये चला था तो 8 बजे चला था। कितना बजे चला था? 8 बजे। और स्कूल आते आते कितने बज गए? 9 बज गए। कितने बज गए? 9 बज गए। तो आप देख रहे हैं कि पहले घर में था और बाद में कहाँ चला गया? स्कूल में। और साथ ही साथ पहले 8 बज रहे थे और कितने बज गए? अब 9 बज गए। मतलब समय के साथ साथ क्या हो गया? उस आदमी की जो स्थिति थी, जो उस लड़के की स्थिति थी, वो क्या हो गई? बदल गई। समय के साथ साथ स्थिति क्या हो गई? बदल गई। घर से कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? ये जो लड़का है, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। बात समझे? चलिए अब एक चीज और समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखवाया है, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष। ये बिंदु वर्ड जो आया, स्थिर बिंदु, इसका मतलब समझते हैं, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो लड़का है, ये लड़का जो गति कर रहा था, इसके लिए यह स्थिर बिंदु है क्या? इसके लिए स्थिर बिंदु को क्या माना गया है? स्थिर बिंदु को क्या माना गया है? तो अगर ध्यान दें तो स्थिर बिंदु इसका क्या है? घर है। क्या है इसका स्थिर बिंदु? घर है। जब वो चला था तो क्या अपने साथ घर को लेके चला था? क्या जब वो चला था स्कूल के लिए तो क्या घर को साथ में लेके चला था? नहीं ना, घर को साथ में लेके नहीं चला था। घर से वो चला था। तो जो घर होगा उस घर को हम क्या मानेंगे? इसका मूल बिंदु या फिर इसका स्थिर बिंदु मानेंगे। और हम यही पता लगाएंगे कि वो घर से कितना दूर गया। हम क्या पता लगाएंगे? घर से कितना दूर गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि यह वक्त ये जो वस्तु है, मैं आपसे पूछूं कि ये जो लड़का है वह लड़का कितनी दूरी चला है, मैं क्या पूछूं आपसे? ये जो लड़का है घर से स्कूल तक जाने में कितनी दूरी चला है। तो आप दूरी कैसे बताएंगे इसका? आप क्या करेंगे? इसके घर से इसके स्कूल के डिस्टेंस को मापेंगे और वही तो बताएंगे। तो अपने मापा कहां से? घर से ना। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट हुआ, जो स्थिर बिंदु हुआ, वो क्या हो गया? घर हो गया। क्या हो गया? घर। तो हमेशा जब भी हम बात करेंगे गति की, तो एक हमें ओरिजिन पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं क्या, एक हमें क्या लेना पड़ेगा? स्थिर बिंदु लेना पड़ेगा। और उसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष हमें देखना होगा कि कोई वस्तु किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है ना। अब मैं बात करूंगा गति के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई भी चीज में बात करूं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, मतलब अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो इस पृथ्वी पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्या हो? मोशन में ना हो। इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा वस्तु आपको नहीं मिलेगा जो गति ना कर रहा हो। समझ में आ रहा है?
जितनी भी चीजें हैं अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी बिंदु के सापेक्ष वो गति कर रहे होंगे, किसी न किसी बिंदु के सापेक्ष वो गति कर रहे होंगे। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो गति नहीं करती हैं, वो हमारे लिए गति नहीं करती हैं, हमको ऐसा लगता हो गति नहीं करती हैं। हमारे सापेक्ष अगर देखा जाए, अपने सापेक्ष में देखूं तो वो गति नहीं कर रही हैं, है ना, क्योंकि मैं भी पृथ्वी पे हूं और वो भी पृथ्वी पे है। ध्यान से सुनिएगा, अब से सुन लीजिएगा, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं पहले, है ना, पृथ्वी पे कोई भी वस्तु हो, चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु हो, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि वह वस्तु गति में है कि विराम में है, एक्चुअल नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए प्रत्येक वस्तु गतिमान भी हो सकता है, तो किसी के लिए वो विराम में भी हो सकता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के सापेक्ष बात कर रहे हैं, किस बिंदु के सापेक्ष, किस स्थिर बिंदु को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे बता दूं कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पूरी तरह से विराम हो या पूरी तरह से गतिमान हो। पूरी तरह से गतिमान विराम का क्या मतलब है? गति के डिफिनेशन से मैं बात कर रहा हूं। किसी को भी आप क्या कह सकते हैं? किसी को भी आप पूर्ण रूप से गतिमान नहीं कह सकते हैं और पूर्ण रूप से विराम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई वस्तु आपके लिए गतिमान होगी तो वही वस्तु किसी के लिए विराम भी हो सकती है, विराम अवस्था में भी हो सकती है, रुकी हुई भी हो सकती है। आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला इसमें, है ना। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैंने अभी क्या बोला, इस पूरे ब्रह्मांड में या इस पूरे पृथ्वी पे जहां आप ले लीजिए कोई भी वस्तु है तो वह न गतिमान होती है पूरी तरह से, न वह विराम में होती है। कैसे होती है समझते हैं इसको, है ना। कैसे पूरी तरह का क्या मतलब है? यहाँ पे पूरी तरह का मतलब यह है कि सभी के लिए कह दीजिए गतिमान हो तो हो नहीं सकता, सभी के लिए वो विराम भी नहीं हो सकता। एक ही वस्तु की बात करें, वस्तु यहाँ पे अगर भी अभी आप इसको देख रहे होंगे तो आप यही कहेंगे कि वस्तु किसमें है? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। अगर मैं इस स्केच की बात करूं तो मैं भी देख रहा हूं तो मुझे यही लग रहा है ये विराम अवस्था में, आप भी देख रहे होंगे तो विराम अवस्था में, है ना। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा लेके चलूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा लेके चलूं और आप बताएंगे तो क्या कहेंगे? मेरे साथ साथ इसके चल रहा है ना, मेरे साथ साथ इसके चल रहा है तो आप क्या बोलेंगे? विराम अवस्था, गतिमान अवस्था में। किस अवस्था में? गतिमान। मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूं इसको, अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं तो ये चल रहा है, चल रहा है, देखिए साथ में मेरे चल रहा है, तो आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? गतिमान अवस्था में, क्योंकि मैं गतिमान हूं तो साथ में आपको ये भी क्या होगा? गति करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले यहां पे था और मैं जब चला तो यहां पे आ गया, है ना। लेकिन ध्यान सुनिएगा, मेरे लिए क्या ये गतिमान है? मेरे लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेरे लिए क्या गतिमान है? मेरे लिए ये गतिमान नहीं है, मेरे लिए ये गति नहीं कर रहा है। मैं देखूं तो मेरे सापेक्ष गति नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए देखा जाए तो गति कर रहा है, क्योंकि आपके लिए हम भी गति कर रहे हैं और ये भी गति कर रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग लोगों के लिए एक ही वस्तु, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लोगों के सापेक्ष, अलग अलग बिंदु के सापेक्ष अगर हम बात करें तो एक ही वस्तु गतिमान भी हो सकती है, विराम में भी हो सकती है, क्योंकि गति जो होता है वह एक प्रकार की सापेक्षिक चीज है। क्या है ये? रिलेटिव चीज होती है ये, है ना। किसी के रिलेशन में हम देखते हैं, किसी के रिलेटिव में हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और तो मैं कहूंगा कि मैं किस अवस्था में हूं? विराम अवस्था में हूं। मैं खड़ा हूं तो मैं कैसी अवस्था में? विराम अवस्था में हूं। आपसे पूछूं मैं कैसी अवस्था में हूं तो बोलेंगे आप विराम अवस्था में। लेकिन अगर कोई आदमी कहां पे हो, अंतरिक्ष में हो या चंद्रमा पर हो, और चंद्रमा पर से या अंतरिक्ष से हमको देख रहा हो, अंतरिक्ष से या चंद्रमा से अगर वो हमको देख रहा हो कोई आदमी, तो हम क्या दिखेंगे? कैसे दिखेंगे? अभी देखिए, आपके सापेक्ष मैं तो विराम अवस्था में हूं, मतलब रुका हुआ हूं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या समझाया कि एक ही वस्तु किसी के लिए विराम में होता है और किसी के लिए गतिमान अवस्था में होता है। एक ही वस्तु की मैं बात कर रहा हूं, मैं हूं एक, और मैं किसी के लिए विराम में भी होऊंगा और किसी के लिए गतिमान भी होगा। तो देखिए एग्जांपल समझते हैं। आपके लिए मैं विराम में हूं क्योंकि मैं खड़ा हूं, क्योंकि आप भी पृथ्वी पे और मैं भी पृथ्वी पे, दोनों एक ही फ्रेम में हैं। हम दोनों लोग एक ही फ्रेम में हैं। फ्रेम नहीं समझ में आ रहा होगा, मतलब एक ही जगह पे है, मतलब पृथ्वी पे आप भी रहते हैं, पृथ्वी पे हम भी रहते हैं। अगर एक दूसरे को देखेंगे तो हम लोग वही महसूस करेंगे, जैसे हम विराम में हैं तो आपको क्या दिखेंगे? हम विराम दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई चंद्रमा पे है या अंतरिक्ष में है आदमी और वो हमको देख रहा है, तो वो हमको कैसा देखता हो पाएगा? अरे हमको ही नहीं, आपको भी कैसा देखता हो पाएगा? अगर आप भी खड़े हैं तो कैसा देखता हुआ पाएगा? उसको क्या होगा? हम घूमते हुए नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? घूमते हुए। क्यों?
क्योंकि सभी को पता है कि पृथ्वी क्या होती है, अपनी जगह पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है ना, घूमती है ना, चक्कर लगाती है ना सूर्य का। सूर्य का पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अगर घूम रही है तो पृथ्वी पे घर है और उस घर के अंदर हम हैं। तो जब घर घूमेगा तो साथ हम भी घूमेंगे। तो ऊपर वाला जो आदमी होगा वो हमको कैसा देखेगा, घूमते हुए देखेगा, मतलब हमको कैसा देखेगा, गतिमान देखेगा। कैसा देखेगा, गति करता हुआ देखेगा। लेकिन हमारे अगल बगल के आदमी हमको कैसे देखेंगे, वो हमको विराम अवस्था में देखेंगे। कैसे देखेंगे, विराम अवस्था में। बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या बताया कि गति की अगर मैं बात करूं तो गति एक प्रकार की सापेक्षिक चीज होती है। किसी के लिए कोई वस्तु गतिमान होती है तो किसी के लिए वही वस्तु क्या हो जाती है, विराम अवस्था में हो जाती है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई बस है और उस बस में 4-5 लोग दोस्त लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं और एक बाहर आदमी है। ठीक, अगर हम सभी लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं किसी बस के अंदर और वो बस चल रही है, तो हम सभी लोग एक दूसरे के लिए क्या होंगे, विराम अवस्था में होंगे। हम सब एक दूसरे के लिए क्या होंगे, विराम अवस्था में। क्यों, क्योंकि जिस सीट पे वो बैठा है उसी सीट पे है, हम जिस सीट पे हैं उसी सीट पे हैं। अगर चाय पी रहे हैं तो चाय हमारे हाथ में है तो हमारे हाथ में है, सब है ना, सब कुछ एक जैसा है। अगर हम कोई गेंद फेंक रहे हैं ऐसे तो गेंद ऐसे चल रहा है, बस है ना, सबके लिए है वो, है ना। तो हम एक दूसरे के लिए क्या है, विराम अवस्था में, एक दूसरे के लिए विराम अवस्था में होंगे अगर बैठे होंगे तो। लेकिन बाहर वाला जो आदमी देखेगा, बाहर जो बस के बाहर होगा, उसके लिए क्या है, गतिमान है। उसके लिए हम क्या है, गतिमान है। क्यों गतिमान है, क्योंकि ट्रक चलेगी, ये बस या जो भी ट्रक है, बस चलेगी, दौड़ेगी। जब बस दौड़ रही है तो साथ हम भी बैठे हुए उसी में, तो साथ साथ हमारा भी पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले उसके पास रहे होंगे, उस आदमी के बगल में रहे होंगे, बगल से गुजरे होंगे, कुछ टाइम बाद बहुत दूर चले गए होंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या है, गतिमान अवस्था में। लेकिन एक दूसरे के लिए जो लोग बस में बैठे हैं उनके लिए क्या है, विराम अवस्था में। तो कुछ समझ में आ रहा है बात। तो चीज एक ही है, लेकिन किसी के लिए विराम में, किसी के लिए गतिमान में। इसका मतलब वही है, ये स्थिर बिंदु की बात हो रही है। किसी बिंदु के सापेक्ष देखी जा रही है। उस आदमी के सापेक्ष देखेंगे तो हम गतिमान हैं, और हम लोग एक दूसरे के सापेक्ष देखेंगे तो गतिमान नहीं है, विराम अवस्था में है। तो ये सिस्टम यहाँ पे चलता है, ये सारी चीजें चलती हैं गति की जब बात होती है तो। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा गति के लिए, है ना। गति के लिए क्या क्या चाहिए, टाइम बदलता है, समय बदलता है, साथ साथ पोजीशन भी बदलता है ना। तो हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और स्थिर बिंदु का होना जरूरी है, किस बिंदु के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है भौतिक राशियां। क्या आता है, भौतिक राशियां। चलिए भौतिक राशियों को समझते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए भौतिक राशियां होती क्या है, कोई भी भौतिक राशि की अगर बात करें तो वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, जिनको मापा या तोला जा सके। कोई भी ऐसी आप वस्तु लाइए, कोई भी ऐसी चीज लाइए, है ना, कोई भी ऐसी राशि की बात करिए, किसी भी क्वांटिटीज की बात करिए, अगर उसको मापा जा सके, तोला जा सके, उसके बारे में बताया जा सके, समझाया जा सके, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। क्या बोलेंगे, भौतिक राशि, है ना। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं उदाहरण से। जैसे द्रव्यमान, बल, दाब, लंबाई, आयतन आदि, बहुत सारे हैं। द्रव्यमान, बल, दाब, लंबाई, आयतन आदि, ये सब के सब क्या है, दूरी, समय, विस्थापन, है ना, ये सब के सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। सब के सब क्या है, भौतिक राशियां। ठीक है, समझते हैं। जैसे द्रव्यमान की बात करें, हमने बोला कि भौतिक राशि किसको कहते हैं, जिनको मापा या तौला जा सके, जिनको मापा या तौला जा सके। तो चलिए द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान मापा जा सकता है, तौला जा सकता है कि नहीं। मैं कहूं कि 5 किलो आलू तौलिए, मैं क्या बोलूंगा, जरा 5 किलो आलू देना, तो कैसे देगा, तौल के देगा, है ना। तो इसका मतलब ये द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, भौतिक राशि। मैं बल की बात करूं तो किसी वस्तु पर फोर्स लगाने की बात हो तो थोड़ा सा भी लगाया जा सकता है, ज्यादा भी लगाया सकता है ना, तो उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। मतलब ये कि इसको भी मापा जाता है, बल को भी क्या करते हैं, मापा जा सकता है। दाब क्यों मापा जा सकता है, लंबाई, अगर नापनी आपकी लंबाई कितनी तो आप मापेंगे ही मापेंगे, तभी तो बताएंगे, तो ये भी भौतिक राशि में आता है। आयतन, इसमें इस रूम में कितनी हवा है, हवा की मात्रा कितनी अगर पता करनी हो, हवा की मात्रा अगर पता करना हो, तौलना हो, मापना हो, है ना, मापना पड़ेगा ना। तो ये आपका हो गया। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। जो भौतिक राशियां होती है ना, वह 2 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की, 2 टाइप, है ना। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर में कुछ है नहीं, बहुत आसान है। ये भाग 1 चल रहा है आपका, पार्ट 1। अगर ये पार्ट 1 आपको समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी होगा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, और आप कहीं ना कहीं क्लास 8th में भी शायद इसको देखे होंगे, 7th या 8th में देखे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए भौतिक राशियां समझते हैं क्या होता है। भौतिक राशियां क्या होती हैं, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं भौतिक राशियां, एक अदिश और एक सदिश।
अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज, और सदिश को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है ना। चलिए समझते हैं होती क्या है। भौतिक राशियां कितनी टाइप की होती हैं, दो टाइप की। कितनी टाइप की, दो टाइप की होती है। पहला टाइप की बात करूंगा सबसे पहले, ठीक है। जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं अदिश राशियां। क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। आइए समझते हैं इसको। अदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरी नहीं है, दिशा की जरूरत नहीं है। मतलब अगर किसी के वैल्यू से और मात्रक से काम चल जाए, किसी के वैल्यू और मात्रक से, ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि के बारे में बता रहे हैं। अगर परिमाण प्लस मात्रक, इसको इकाई भी बोलते हैं, अगर दो चीजों से, परिमाण और मात्रक से, अगर किसी भौतिक राशि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें, माप लें, समझ लें उसको, है ना, उसके बारे में हमको समझ में आ जाए, किससे किससे, परिमाण और मात्रक से। परिमाण क्या होता है, परिमाण मतलब वैल्यू, आंकिक वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6, परिमाण का मतलब ये होता है। और मात्रक मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, है ना, ये सब मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। तो परिमाण और मात्रक, इन दोनों चीजों से अगर हम किसी भौतिक राशि को समझ पा रहे हैं, समझ जा रहे हैं कि है क्या, कितना है, उसके बारे में अच्छे से समझा पा रहे हैं, है ना, तो हम कहेंगे वो कैसी राशि है, अदिश राशि। मतलब कहने का यह है कि इसमें, इसको समझने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसको समझने के लिए दिशा से मतलब नहीं होता है, बस परिमाण से मतलब होता है और मात्रक से। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिमाण के साथ साथ ये मात्रक भी होता है, उसको लिखा नहीं जाता है यहाँ पे, परिमाण के साथ साथ मात्रक भी है ना। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं, जैसे दूरी, किसकी बात करेंगे, दूरी। दूरी की मैं बात करूं, मैं तुमसे कह दूं कि जरा 10 मीटर दूरी माप देना, 10 मीटर दूरी मापना। तो एक बात बताओ, अगर मैंने 10 मीटर दूरी मापने के लिए कहा है, तो मैंने ये तो नहीं बताया ना तुमको कि पूर्व दिशा में मापना है, कि पश्चिम दिशा में मापना है, कि उत्तर दिशा में मापना है, कि दक्षिण दिशा में। दिशा की मैंने बात नहीं की, तो तुम क्या करोगे, जिधर मन करेगा उधर 10 सेंटीमीटर माप दोगे, है कि नहीं है। तो दूरी को मापने के लिए डायरेक्ट मैंने क्या बताया, तुमने परिमाण बता दिया, माप दिया, 10 मीटर हो गया। इधर मापो चाहे कहीं भी माप लो, है ना, क्योंकि मैंने ये तो बताया नहीं कि पूर्व दिशा में मापो। अगर मैं वही बोल देता कि पूर्व दिशा में जरा 10 मीटर मापना, पूर्व दिशा में 10 मीटर, तो स्पेशल दिशा मैंने दे दिया, तो वह क्या हो जाएगा, तब वो अदिश नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, सदिश। तो यहाँ पे दिशा से मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ बोला कि 10 मीटर मापो, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो कहीं भी 10 मीटर माप सकता है, दिशा से मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, किसकी बात करूं, द्रव्यमान। अगला एग्जाम्पल है क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान भी अदिश राशि होता है। मैं अगर कह दूं कि जरा 5 किलो आलू निकालना, 5 किलो जो जरा मुझे आलू देना। अब मैंने जब कहा 5 किलो आलू देना, तो 5 किलो आलू निकाल के बस क्या कर देगा, तौल देगा, तौल के दे देगा। अब यहाँ पे दिशा कहां से आ गया, वो ये कहेगा क्या, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि 5 किलो आलू जरा पूर्व दिशा से निकाल के देना, पूर्व दिशा से, ईस्ट से निकाल के देना, वेस्ट से निकाल के देना, नॉर्थ से निकाल के देना, साउथ से, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या। मैंने बोला क्या कि ऊपर से जरा 5 किलो आलू निकाल के देना, बस मैंने क्या बोला कि जरा मुझे 5 किलो आलू देना, है ना। तो 5 किलो आलू क्या करेगा, निकाल के दे देगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से कोई मतलब नहीं है, दिशा से कोई मतलब नहीं है। मैंने तुमसे बोला, एक और लेंगे, अगला समय। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं, द्रव्यमान का मतलब समझ में आ रहा है। द्रव्यमान का मतलब क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान को समझने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि जरा 5 किलो आलू या 2 किलो आलू निकालना, मैंने बोला 2 किलो आलू निकालो, तो 2 किलो आलू निकाल के देगा। अब उसमें मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि 2 किलो आलू जरा पूर्व दिशा से निकाल के देना, पश्चिम दिशा से निकाल। मार्केट करने जाते हो ना, मार्केट तो करने जाते होगे बहुत सारे लोग। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जाते हो तो तुमको अगर भिंडी लेना है 1 किलो, तो भिंडी लेने के लिए तुम क्या कहोगे, कहोगे जरा 1 किलो भिंडी पश्चिम दिशा से देना। ये कौन सी बात होती है भाई, ये कोई वर्ड होता है क्या, पश्चिम दिशा से 1 किलो भिंडी देना। बस तुम क्या बोलते हो, जरा 1 किलो भिंडी देना, बस वो समझ गया सारा चीज। 1 किलो उसको भिंडी क्या कर देना, तोल के दे देना है, बस हो गया। अब इसमें दिशा से क्या मतलब है, दिशा से कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, और द्रव्यमान को समझने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो अदिश राशि है। ठीक है। अगला देखते हैं, समय की बात कर ले। समय को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग, है ना। अभी बारिश का समय चल रहा है ना, तो बारिश के समय में क्या है, बहुत लोगों का समय खराब भी चल रहा है, बहुत लोगों का समय अच्छा भी चल रहा है ना। तो चलिए समय की बात करते हैं। समय की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपसे कहा कि जरा बताना इस समय कितना टाइम हो रहा है, तो आप अपने घड़ी में देखेंगे, बोलेंगे 9:05।
क्या बोलेंगे? अभी मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा क्लास जो चल रहा है, वो 9:05 हो रहा है ना? तो आप बोलेंगे 9:05 हो रहा है। अब बताइए, मैंने जब बोला 9:05 हो रहा है, तो ये बोलते समय मैंने कब बोला कि ऊपर की दिशा में 9:05 हो रहा है, पूर्व दिशा में 9:05 हो रहा है, पश्चिम दिशा में 9:05 हो रहा है? क्या मैंने इसको बताने के लिए दिशा दिशा का बात किया? क्या मैंने दिशा को यहां पे समझाने की कोशिश किया? बस मैंने बोल दिया 9:05, 9:05, 10:05, 10:20 जो भी है बोल देते हैं ना, हो जाता है अपना टाइम। टाइम को समझ लेते हैं हम, उसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए बात को? इसका मतलब ये सभी भौतिक राशियां क्या हैं? अदिश राशियां हैं, और इसी को इंग्लिश बोलते हैं ना स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। समझ गए? आगे बढ़े। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आपका आता है सदिश राशियां। क्या आता है? सदिश राशियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। बहुत आसान है। अरे भाई, उसमें परिमाण की जरूरत पड़ती थी, दिशा की नहीं, लेकिन इसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर आपको सदिश राशि समझना है तो ये ऐसी भौतिक राशि होती है जिनको समझने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती। एग्जाम्पल से बात कर ले। एग्जाम्पल में लिखा गया विस्थापन। क्या लिखा गया है? विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है बस दिशा का। विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं और दूरी को भी मीटर में। मैंने कहा कि जरा 5 मीटर विस्थापित करना, तो 5 मीटर विस्थापित करना, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि 5 मीटर विस्थापित करना, मैं ये बोलूंगा जरा 5 मीटर दूरी, यहां सुनना, 5 मीटर दूरी पश्चिम दिशा में क्या करना, उसको ले जाना। तो मैंने क्या बोला? एक आदमी है, उसको तुम 5 मीटर पश्चिम दिशा में ले जाओ, तो वहां पे मैंने बोला 5 मीटर पश्चिम दिशा में ले जाओ, तो वहां पे मैंने दिशा नाम दे दिया। जब मैं दिशा दे दूंगा, पश्चिम दिशा नाम दे दिया, तो 5 मीटर वो क्या हो गया? विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन। और वही मैं दिशा नहीं दिया होता, कहा होता जरा 5 मीटर इसको ले जाना, 5 मीटर इसको ले जाना, तो क्या हो जाता है? दूरी। तो दूरी अदिश बन जाता है और विस्थापन क्या होता है? सदिश बन जाता है। विस्थापन का मतलब 5 मीटर पूर्व दिशा में, चाहे पश्चिम दिशा में, चाहे उत्तर दिशा में, चाहे दक्षिण में, चाहे जमीन के अंदर, चाहे जमीन के ऊपर, मतलब या तो ऊपर आसमान में, है ना, कहीं भी आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा, उसी दिशा में ले जाना पड़ेगा, तो वह क्या कहलाएगा? विस्थापन। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है ना? इससे आसान कोई नहीं समझाएगा, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं वेग। वेग जो होता है ये भी क्या होती है? सदिश राशि होती है। अभी आगे पढ़ेंगे वेग का मतलब होता क्या है। त्वरण भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। बल, बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल को समझा देते हैं, क्योंकि बल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, है ना? तो बल के बारे में समझते हैं, बल कैसे होता है। जैसे मैंने कह दिया एक पत्थर मैंने रख दिया, मैंने एक पत्थर रख दिया और मैंने कहा कि पत्थर पे जरा तुम पत्थर को जरा धक्का देना। क्या कहना? कह दिया मैंने पत्थर को जरा धक्का देना। तो ध्यान सुनना, यहां पे मैंने पत्थर रखा है, ये मान लो कोई पत्थर है, और मैं कहा कि जरा इसको धक्का देना। अब यहां पे थोड़ा समझो। अब धक्का देने के कई रास्ते हैं। धक्का इधर से भी दिया जा सकता है, धक्का इधर से भी दिया जा सकता है, धक्का ऊपर से नीचे जमीन खोदने के लिए भी दिया जा सकता है कि जमीन में धंस दे इसको, है ना? तो बहुत तरीके से धक्का इसको दिया जा सकता है। लेकिन अब यहां पे देखो, धक्का मैंने देने के लिए बोल दिया, तो यहां पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है किधर, लेकिन मैंने यही बोला कि जरा इसको पूर्व दिशा में धक्का देना। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में जरा धक्का देना। ये डिसाइड हो गया है कि अगर पूर्व दिशा में धक्का हमें देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके पीछे आना पड़ेगा। यहां पे आके धक्का देंगे तभी पूर्व दिशा में जाएगा, अन्यथा और किसी दिशा से अगर हम जाके धक्का देंगे तो नहीं जाएगा। तो यहां पे दिशा क्या होगा? डिसाइड हो गया कि हमें हमेशा धक्का किधर देनी है? इधर ही देनी है, पूर्व दिशा में देनी है। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। अगर बल लगाने की बात करें, अगर मैं कहूं आपसे दरवाजा खोलो, जैसे दरवाजा होता है ना आपके घर में, मैं कहूं दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोलने का क्या मतलब है? उसकी एक निश्चित दिशा है, उसी दिशा में खुलेगा। जिधर बंद होता है उधर खोलोगे क्या? एक ही दिशा में ना खोलोगे। तो अगर खोलना हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा, है ना? खींचोगे तब ना खुलेगा। एक निश्चित दिशा में खींचोगे ना तब ना खुलेगा। और बंद करना हो तो एक निश्चित दिशा में उसको क्या करोगे? खींच के बंद करोगे। तो एक निश्चित दिशा में बंद करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक निश्चित दिशा में खींच के और फिर बंद करना पड़ेगा। और अगर बाहर से तुम बंद मान लो खोल रहे हो, तो बाहर से क्या धक्का देना पड़ेगा, उसको खोल के ऐसे धक्का देना पड़ेगा। तो देखो, जब धक्का देके खोलने की बात हुई तो हमेशा इधर धकेलोगे तब होगा, एक निश्चित दिशा हो गई। और अगर बंद करने की बात होगी तो तुमको इधर ही खींचना पड़ेगा। और इधर खींचने के अलावा और किसी तरीके से बंद कर सकते हो क्या?
और कोई तरीका नहीं है, मतलब एक निश्चित दिशा हो गई। इसका मतलब जो यहाँ पे दरवाजे पे तुमने बल लगाया उसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो बल कैसी राशि हुई? बल जो है वो सदिश राशि है। तो कैसा लगा, समझ में आया बात? सारी बातें समझ में आई होंगी, हमें ऐसा लगता है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है ये फिजिक्स साइंस जो भी है आपका। इसमें जो आप चैप्टर चल रहा है, गति जो चैप्टर चल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आप जब आगे जाएंगे क्लास 9th के बाद, जब क्लास 11th में जाते हैं आप, 10th के बाद 11th में जाएंगे, तो भी ये चैप्टर आपको मिलने वाला है ना। तो ये चैप्टर तब भी मिलेगा आपको। तो इसको आप जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझिए, और साथ ही साथ आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। ये पूरी तरह से नोट एकदम आपको बढ़िया से मिलेगा। पूरा बोर्ड पे जो भी आपको लिखा गया है एकदम एक लाइन से नोट मिलेगा आपको, सारी चीज़ें मिलेंगी जो किताब में मिलती हैं। जो भी किताब में नोट्स हैं, किताब में जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप नोट बनाते चलिए, कॉपी बनाइए और इस कॉपी पे इस नोट को साथ में लिखते भी चलिए और समझते भी चलिए, है ना। तो अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अगला जो चैप्टर इसका जो होगा भाग, वो पार्ट 2 होगा और अगली सुबह देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।